नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th क्लास की भूगोल को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की जो भूगोल है उसमें भौतिक पर्यावरण पुस्तक को हम पढ़ रहे थे। भौतिक पर्यावरण जो पुस्तक है उसके अंदर अध्याय 3 जो है उसका आज लेक्चर नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के जो हमारे लेक्चर थे इस चैप्टर से रिलेटेड, उनमें हमने सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, उसके अलावा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो नदियां बह रही थी उन पे भी हमने चर्चा की। यानी पहले हमने उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में जितनी भी नदियां हैं उन सब पर चर्चा की। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में जो नदियां हैं उन पर भी हमने चर्चा की। आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर कि भारत के अंदर पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी छोटी जो नदियां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। या आज जो चीज हम देखने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि ये सारी नदियां बहुत छोटी है। जैसे हम पर्वतीय मैदान की बात कर रहे थे और हिमालय वाले क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो वहां सिंधु नाम जैसे ही मैंने लिया था तो आपको समझ में आ गया कि नाम सुना सुना लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस नाम को हमने सुना है, क्योंकि सिंधु नदी जो है वो मौखिक रूप से कई बार हमारे सामने आती रहती है। लेकिन आज पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां और पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां, यानी एक तो पश्चिम की ओर अरब सागर वाली नदियां होगी, यानी ये एक तरह से अरब सागर वाला पार्ट है। अरब सागर यानी अरब सागर के आसपास ही जो नदियां बहती है उनकी बात करेंगे, गिरने वाली की बात नहीं करेंगे। गिरेगी तो यही अरब सागर में, लेकिन अरब सागर के आसपास बहती है। मैं तो इसको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि आज हम किस क्षेत्र की बात करने वाले हैं। फिर हम पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की बात करेंगे। इसका मतलब यह बंगाल की खाड़ी के आसपास वाली, बंगाल की खाड़ी के आसपास वाली नदियों की बात हम करेंगे। यानी आप मोटा मोटा ये समझ गए। फिर भी आपको अभी तक आइडिया नहीं लग पाया है तो ये पश्चिमी घाट है, यानी उस वाला क्षेत्र है, और ये पूर्वी घाट है। इन क्षेत्रों की बात हम आज करने वाले हैं। फिर भी आप बात को अभी तक नहीं पकड़ पाए हो तो थोड़ा सा हम प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र को, या फिर प्रायद्वीपीय भारत जिसे हम कह सकते हैं, इसको हम बनाते हैं। तो हम पश्चिम में इस तरफ जो नदियां बहती है, जो भारत के अंदर यहाँ नदियां बह रही है इधर से आकर, उसकी बात करेंगे। और इस सेकंड वाले में जो पूर्व हमारा क्षेत्र है इन नदियों की हम बात करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि ऐसी छोटी छोटी नदियां जिनका नाम आपने पहले कभी सुना ही नहीं, आदि नदियां तो भद्रा, शेरावती, ऐसी नदियां आएगी जिनका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना, बहुत छोटी छोटी नदियां। तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ ये याद रखना है कि ये किस स्टेट में है, बस, और कुछ भी याद नहीं रखना है कि भाई ये नदी, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लेकिन आपको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र बहुत आसानी से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 लेक्चर मैंने बहुत डेडिकेशन से सिर्फ एक लेक्चर में एक नदी को इसलिए पढ़ाया ताकि उसका मैप, उसका डायग्राम और वो कहां से निकलती है आपके माइंड में बिल्कुल छप जाए। जैसे मैं बोलूं असम और अरुणाचल प्रदेश, आपके दिमाग में तुरंत ब्रह्मपुत्र आ जाना चाहिए। जैसे मैं बोलूं उत्तराखंड, जैसे मैं बोलूं उत्तर प्रदेश, जैसे मैं बोलूं बिहार, जैसे मैं बोलूं झारखंड, और जैसे मैं बोलूं पश्चिम बंगाल, आपके दिमाग में गंगा आ जानी चाहिए। जैसे मैं जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र बोलूं, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी बोलूं, तो आपके दिमाग में सिंधु आ जानी चाहिए। जैसे मैं भारत की राष्ट्रीय नदी बोलूं 2008 में जिसे बनाया गया, भारत की सबसे लंबी नदी बोलूं, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा गंगा आ जाना चाहिए। यानी कि क्योंकि हमने इन चीजों को बहुत समय दिया है और बहुत आसानी से समझने का प्रयास किया है, और मुझे पूरा भरोसा है जो बच्चा रेगुलर क्लास देखता आया है उसको आसानी से समझ में आ रही है चीजें, उसको कोई डाउट नहीं है। और पैराशूटिंग लैंडिंग जिसने किया है उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए पीछे के लेक्चर भी आपको देखते जाना है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखोगे और आगे पढ़ते ही जाओगे तो पीछे का नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, धीरे धीरे वो सारी चीजें पीछे वाले आप भूलने लग जाओगे। इसलिए रिवीजन भी बहुत जरूरी है। या तो आपने नोट्स बनाए उनको पढ़िए, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो जो मैं बता रहा हूं उस लेक्चर को आपने देखा है और उस लेक्चर को स्पीड से एक बार रिवाइज कर लिया करो, 2 की स्पीड बना के, और फास्टली उसको रिवाइज मार दिया करो। तो क्या है, इससे हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। और अगर 11th में मैं हमेशा ये बात कहता हूं
कि 11th में जिस बच्चे ने शानदार और मस्त तरीके से, जबरदस्त वाले तरीके से जिसने तैयारी कर ली, उसको 100 में से 100 नंबर लाने में 12th में कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। तो ये बातें जो है ये अभी बताने की है, क्योंकि आपको पूरे ही डेडिकेशन के साथ 11th को अच्छे अंकों से पास करना है ताकि हम 12th में महारत हासिल करें। तो हमने सबसे पहले बड़ी नदियों को देखा। सबसे पहले चैप्टर में हमने क्या किया, पहले चैप्टर के अंदर हमने पूरे भारत को समझा कि भारत उत्तर से दक्षिण कितना है, पश्चिम से पूर्व कितना है, यह हमने पूरा समझा। उसके बाद दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि भारत को भौतिक यानी फिजिकल यानी बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर भारत को 5 भागों में हमने बांटा। और वो भाग आपको पता है, सीधे सीधे हमने उत्तर के पर्वतीय मैदानों को पढ़ा, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ा, फिर उत्तर के मैदानों को पढ़ा, फिर हमने भारत के जो तटीय क्षेत्र है उनको पढ़ा, द्वीपों को पढ़ा, और बीच में हमने मध्य के अंदर पठार वाले क्षेत्र को पढ़ा। उसके बाद हमने पूरा जानने के बाद, भारत के डिवाइडेशन करने के बाद हम नदियों की ओर बढ़े। तीसरे चैप्टर में नदियों में हमने ये देखा कि भारत जो है उसमें उत्तर के जो पर्वत है हिमालय वाले क्षेत्र में, वहां से अधिकतर नदियां निकलती है। और बड़ी नदियां जो भी हमने अभी तक पढ़ी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और तिब्बत वाले क्षेत्र वाली ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ये सारी नदियां वहां से निकल रही थी। और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। लेकिन आज कुछ बेसिक चर्चाएं हम जो बची कुची है उस पर चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां कौन सी है और पूर्व की ओर छोटी नदियां कौन सी। तो इस तरफ छोटी नदियां कौन सी बहती है और इस तरफ छोटी नदियां कौन सी बहती है, दोनों तरफ की नदियों की बात आज हम करने वाले हैं। एक छोटा सा डाउट जो प्रत्येक बच्चे के माइंड में चल रहा है, आज उसका भी हम खात्मा कर देते हैं। एक तो बार बार कई बच्चों का, मुझे लगता है ऑफलाइन में ये समस्याएं आई है, तो मुझे लगता है आपको भी आ रही होगी। जल प्रपात क्या है, पहली दिक्कत तो सबको ये आ रही है। दूसरा, डेल्टा क्या है, ये आधे बच्चों को दिक्कत आ रही है। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, सर एस्चुरी शब्द कहीं ना कहीं मिलता है हमें देखने को, ये एस्चुरी शब्द क्या है। जलप्रपात की दिक्कत आ रही है, डेल्टा की दिक्कत आ रही है, एस्चुरी की दिक्कत आ रही है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जलप्रपात क्या है। तो बहुत सिंपल बात है, पहाड़ जो होता है इस प्रकार से, इस पहाड़ से लिख देता हूं मैं, पहाड़ से, कहां से, पहाड़ से पानी का गिरना ही जलप्रपात है। बहुत छोटे और आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, पहाड़ से पानी का गिरना ही जल प्रपात है। ये चीजें मैं यहीं क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आगे दिक्कत नहीं आए, क्योंकि बार बार जलप्रपात का नाम इसमें आएगा। तो जलप्रपात, पहाड़ से पानी का गिरना ही क्या है, जलप्रपात है। और आज जलप्रपात की बात हम करने वाले हैं कि जलप्रपात किस तरह से है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो ये चीजें आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए जलप्रपात क्या है। अब एक शब्द आता है डेल्टा। अब डेल्टा जैसे ही शब्द आता है आप याद रखें, नदी जो होती है वो इस प्रकार से बहना शुरू करती है और इसके साथ कुछ मिट्टी आ जाती है। तो ये मिट्टी जो है, नदी जैसे ही सागर में गिरेगी, किस में गिरेगी, नदी जैसे ही सागर, महासागर और समुद्र में गिरेगी तो ये मिट्टी यहाँ जम जाती है और ये क्षेत्र डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। तो मैं कई बार ये कह देता हूँ कि डेल्टा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ नदी थोड़ी धीमी होती है और फिर समुद्र और महासागर में गिर जाती है, तो वहाँ मिट्टी जो रुक जाती है वो क्षेत्र डेल्टा क्षेत्र है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नदी का जो फैलाव हो जाता है एक जगह बहुत ज्यादा, जहाँ मिट्टी तो जमेगी जमेगी, उस क्षेत्र को हम डेल्टा कहेंगे। एस्चुरी शब्द कई जगह मॉडर्न शब्द है जो कई जगह सुनने को मिल रहा है। एस्चुरी का अर्थ क्या होता है, एस्चुरी का बहुत सिंपल अर्थ है, ये नाम देखने में थोड़ा टेढ़ा लगता है लेकिन एस्चुरी का मतलब सीधा और सिंपल ये है, मैं जैसे ही बताऊं आपको याद हो जाना चाहिए। जो नदी, कौन सी नदी, जो नदी, चाहे कोई सी भी नदी, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती है। अब डेल्टा कौन सी नहीं, डेल्टा क्या होता है आप समझ गए। अब जो नदी डेल्टा नहीं बनाती वो किस में आती है, एस्चुरी नदी के अंदर आती है। तो जलप्रपात, डेल्टा और एस्चुरी, ये चीजें आपको यही समझ में आ जानी चाहिए ताकि आज इस लेक्चर में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो अब हम शुरू करते हैं कि पश्चिम की ओर, किसकी ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां।
तो अरब सागर का नाम पहले आ गया, तो आप समझ गए कि हम बात किसकी करने वाले हैं, अरब सागर वाले क्षेत्र की। आज हम बात किस क्षेत्र की करने वाले हैं, इस वाले क्षेत्र की, अरब सागर की। क्या इसे मैं सिंधु सागर बोल सकता हूं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो सर। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सिंधु नदी बेचारी इसमें गिर रही थी। क्या इस क्षेत्र को, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र को मैं महोदधि बोल सकता हूं? क्या मैं इसको महोदधि बोल सकता हूं? बोल सकते हैं। क्या ब्रह्मपुत्र इसमें गिर रही थी? हाँ गिर रही थी। क्या गंगा इसमें गिर रही थी? बिल्कुल गिर रही थी। गिर रही थी या नहीं गिर रही थी? ठीक है, आगे देखिए। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों में अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा होता है। ये क्या कह रहा है? अरब सागर की ओर बहने वाली जो नदियां होती है उनका जल मार्ग, यानी ये मार्ग जो होता है इनका छोटा सा ही होता है। इनका मार्ग छोटा क्यों है, ये आपके सर से पूछिए। किससे पूछना है? सर से। और सर कौन? मैं बताने वाला हूं आपको। तो देखिए क्या कह रहा है बुक वाला कि अरब सागर में जितनी भी नदियां जा रही है उनका जो जल मार्ग होता है वो छोटा होता है। इसका कारण पूछना क्लास में, तो आपने जैसे मेरे से पूछा तो मैं ये बताऊंगा और बताते आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अरब सागर वाला जो ये क्षेत्र है ये थोड़ा पठारी है। पठार आप समझते हैं, और बता दूंगा मैं भी, पठारी क्षेत्र है। दूसरा ये भ्रंश घाटियों वाला क्षेत्र है, टेढ़ी मेढ़ी घाटियां यहाँ पे, इसलिए नदी ज्यादा चल नहीं पाती। पठारी क्षेत्र का मतलब है एक तो होता है पर्वत जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। एक होते हैं पर्वत के बाद जो आता है उसको हम कहते हैं पहाड़। ये थोड़ा छोटा होता है, जैसे नागपहाड़, ये तारागढ़ का पहाड़, ऐसे कोई भी पहाड़ का नाम आप याद कर लो। फिर एक थोड़ी सी ऊपर उठी हुई यूं इस प्रकार से होती है, घाटीनुमा भी जिसको हम कह सकते हैं, वो होता है पठार। अब मुझे एक बात बताओ, इधर से कोई नदी आ रही है इस प्रकार से यूं, और ये नदी जैसे ही चलना शुरू करेगी यहां थोड़ी सी चढ़ाई आ जाएगी, तो क्या नदी ज्यादा चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ के यहां खत्म होने के कगार पे आ जाएगी, इसलिए इनका मार्ग क्या होता है भाई? छोटा होता है। गुजरात की, कहां की? मुख्यतः पहले गुजरात की नदियां आएगी। कहां की नदियां देखेंगे सबसे पहले? गुजरात की। और 3-4 नदियों के नाम आपको क्लास में याद कर लेने हैं। गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढे। सैतरूनिजी एक ऐसी नदी है जो अमरावली जिले में डल काहुआ से निकलती है। अब सैतरूनिजी जो है वो कहां की नदी है? गुजरात की। बस इतना याद रखें। अब ये अमरावली और अमरावली दोनों शब्द इस जिले के लिए प्रयोग होते हैं। तो गुजरात का जो अमरावली जिला है वहां से सैतरूनिजी नदी निकलती है। कौन सी नदी? सैतरूनिजी। और कहां से निकलती है वहां भी? तो डल काहुआ से निकलती है। भाई जिसको याद हो जाए वो पूरी याद कर लेना, नहीं तो इतना याद रखना कि शैत्रु पेत्रु गुजरात है ना। तो शैत्रु नदी कहां की है? गुजरात की। अब शैत्रु नदी गुजरात की है, अगर ज्यादा याद हो जाए तो ये गुजरात में भी अमरावली जिले से निकलती है, और अमरावली जिले में भी डल काहुआ क्षेत्र से निकलती है। तो आराम से याद हो जाता है। ऐसा बोल देना इस चीज को याद हो तो कर लेना, वो सबसे पहले याद हो जाती है। होती है कि नहीं होती है बताना मुझे, है ना। तो गुजरात की सैतरूनिजी जो नदी है वो अमरावली डिस्ट्रिक्ट से, जहां एक छोटा सा क्षेत्र है डल काहुआ, वहां से निकलती है। मेरे हिसाब से यहां तक सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। आगे देखिए, भद्रा नदी राजकोट जिला जो है वो गुजरात में है, और हम बात कर रहे हैं भद्रा नदी की। किसकी बात कर रहे हैं? भद्रा नदी की। पहले बताओ इससे पहले कौन सी नदी आई? फिर से देखो कौन सी नदी थी, याद हो जानी चाहिए। सैतरूनिजी नदी। कौन सी नदी? सैतरूनिजी। देखो मैंने लिख दिया सैतरूनिजी। क्या लिखा मैंने? सैतरूनिजी नदी। ठीक है। इसके बाद कौन सी नदी आ रही है? ये तो अमरावली से निकल रही थी, अमरावली। देखो एक चार्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये नदी जो है राजकोट से निकल रही है। कहां से निकल रही है? राजकोट से। सबसे पहले हम नदी का नाम लिखेंगे यहां ताकि बहुत अच्छे से याद हो जाए। कौन सी नदी है भाई? भद्रा। देखो कितना प्यारा नाम रखा है इसका, है ना, भद्रा। लड़कियों को जल्दी से याद हो जाती है भद्रा, है ना। होती है कि नहीं होती है ना। तो भद्रा जो नदी है वो भी कहां की? ये भद्रा, ये राजकोट की है। कहां की है? राजकोट जिले की। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनका जो डिस्ट्रिक्ट, राज्य, स्टेट जो होगा वो गुजरात होगा। सीधा सीधा आपको याद ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो शत्रुनिजी अमरावली गुजरात से निकलती है, भद्रा राजकोट जिले से निकलती है। अब जिसको याद हो आगे गांव का नाम, तो अनियाली गांव है, अनियाली गांव है। निकट से निकलती है डाहडर नदी, पंचमेल जगह भी कहां है, गुजरात में। पंचमेल जगह भी कहां है भाई, गुजरात में। और यहां से कौन सी नदी निकलती है, देखो डाहडर नदी। कौन सी नदी, डाहडर नदी। तो तीन नाम तो आपको याद हो ही जाने चाहिए, तीन नाम तो आपको याद हो ही जाने चाहिए। बताओ कौन कौन सी नदियां आई अभी तक, शत्रुनिजी, भद्रा, डाहडर। शत्रुनिजी, भद्रा और डाहडर, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से मैं आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां सिर्फ 2 ट्रिक से याद करवाने वाला हूं, इसलिए बने रहे, ठीक है। तो शत्रुनिजी अमरावली, भद्रा नदी राजकोट, डाहडर नदी पंचमेल गुजरात से निकलती है। कहां से निकलती है, सारी गुजरात से। कहां से निकली अभी तक, गुजरात से। साबरमती और माही गुजरात की 2 प्रसिद्ध नदियां हैं, पक्का याद रखें। महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम वगैरह हम याद करते हैं, और माही नदी जो राजस्थान में भी आती है और उल्टा यू बना जाती है, राजस्थान में ऐसे घुसती है और उल्टा यू बना के वापस निकल जाती है। तो माही नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो साबरमती और माही नदियां भी कहां की नदियां हैं, तो साबरमती और माही भी कहां की नदियां हैं, गुजरात की। साबरमती, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। तो गुजरात से रिलेशन था उनका मेन, तो साबरमती और माही। तो 5 नदियां हमें कहां की याद होगी, गुजरात की। शत्रुनिजी, भद्रा, डाहडर और साबरमती और माही। कमेंट बॉक्स में कालू मुझे 5 चाहिए। जब मजा आता है पढ़ाने का और जब मजा आता है पढ़ने का। 5 नदियों के नाम, गुजरात की 5 नदियां, शत्रुनिजी, भद्रा नदी, डाहडर नदी और साबरमती नदी गुजरात की नदियां हैं। ये 5 नाम याद रखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बहुत मस्त तरीके से पढ़ रहे हैं और इस बार झंडे हम गाड़ेंगे, है ना, ठीक है ना। तो ये नदियां आपको याद होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बताओ आज कुछ डाउट वाली बात है क्या, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें बची है, कुछ भी नहीं, बस आपको याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतने 3-4 लेक्चर जो पिछले थे उनमें समझने का काम था, और इसके अंदर जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा रटन वाला काम है। अब जैसे भद्रा है, डांडर है, शत्रुनिजी है, माई है, साबरमती है, ये गुजरात में है। तो इसको ट्रिक बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो कुछ ट्रिक मैंने बनाई है, अगर इसकी भी बना दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। नासिक जिले में त्रिंबक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। नासिक मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं अब हम, और यहाँ वैतरणा नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव कर्नाटक में है, और यहाँ कर्नाटक से जो नदी निकल रही है उसका नाम है कालिंदी। कौन सी नदी, कालिंदी। गुजरात की 5 नदियां याद होगी। नासिक मध्य प्रदेश की एक नदी है वैतरणा। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी आई है, वैतरणा। कहां की नदी है, एमपी की, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार क्या होता है, आपको डाउट हो सकता है, जैसे कोई नदी एमपी से यूपी में घुस गई, जैसे चंबल है एमपी से राजस्थान में आ गई। मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है, जिस पर कोटा राज्य राजस्थान का बसा हुआ। अब निकलती तो मध्य प्रदेश से, आती राजस्थान में और भी आगे चली जाती है। तो ये जो नदी है चंबल, अब इसमें कई लोग कहते हैं यूपी में है, कई लोग कहते हैं एमपी में है, कई लोग कहते हैं राजस्थान में है। तो राजस्थान में भी है और एमपी में भी है, लेकिन मुख्यतः शुरू कहां से हुई, तो एमपी से शुरू हुई। जैसे ही वैतरणा जो नदी है, हम किस नदी की बात कर रहे हैं, वैतरणा नदी की बात कर रहे हैं, और ये मध्य प्रदेश की नदी है। कहां की नदी है, मध्य प्रदेश की नदी है। इसके अलावा कालिंदी नदी की अगर हम बात करें, कालिंदी है ना, कालिंदी, ठीक है। कालिंदी जो नदी है वो बेलगांव कर्नाटक, बेलगांव कहां है भाई, कर्नाटक। मैं आपको स्टेट जो है बताया जा रहा हूं, किताब में नहीं है, आप यहां से पक्का याद कर ले इसको। तो हमें 7 नदियां याद हो गई। कितनी नदियां, 7। अरे अपन को 10 नदियां याद होगी, और 10 क्या, कम से कम 20 नदियां याद होगी। देखो हमें सोन और वो यमुना वगैरह हम याद कर रहे थे, दाएं बाएं से जो मिल रही थी हर नदी में, उसको तो हम याद ही कर रहे थे। लेकिन मोस्टली मोटे मोटे तौर पर सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र पर्वतीय क्षेत्र की, लेकिन पश्चिम क्षेत्र में जो नदियां बह रही है उनकी हम बात करें तो पश्चिम क्षेत्र में हमने शुरू किया है गुजरात से। पश्चिम क्षेत्र में हमने कहां से शुरू किया है, गुजरात से शुरू किया। पश्चिम क्षेत्र में गुजरात से शुरू किया हमने, और गुजरात में सबसे पहले ही नदी हमने पढ़ डाली, शत्रु।
उसके बाद ये पहला पैंतरा हमने फेंका शत्रु पे, और शत्रु के बाद हम क्रम से डांडर, भद्रा, माही और साबरमती, गुजरात की 5 नदियों को हमने याद कर डाला। उसके बाद हम कर्नाटक में जो है बेलगांव वाली जो नदी है जिसका नाम है कालिंदी, उसको भी हमने याद किया। और मध्य प्रदेश के नासिक जिले वाली जो नदी है वैतरणा, कौन सी, वैतरणा, उसको भी हमने याद किया। तो 7 नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली है, 7 नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली है, ये हमने याद कर ली। क्या ये 7 ही है? 2-4 के नाम और याद कर लेते हैं, ठीक है। बहती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद होती है तो कर लो। कारवाड़ की खाड़ी में गिरती है, कौन सी, ये कालिंदी जो है करवाड़ की खाड़ी में गिर जाती है। बहती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। कितना करती है? 161 किलोमीटर। हम दूरी बहुत कम याद कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने जो नदी पढ़ी शैत्रुनी जी, वो 227 किलोमीटर के आसपास चलती है, लेकिन किलोमीटर्स में मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। जहां महत्वपूर्ण किलोमीटर है वहीं मैं बताऊंगा। याद होता है तो ठीक है किलोमीटर, नहीं तो नदी कहां से निकलती है, किस राज्य से निकलती है, जिले तक याद कर लो। आगे देखिए, शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली, कौन सी नदी, शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की नदी, बहुत महत्वपूर्ण नदी हम पढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण नदी। शरावती जो नदी है वो पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। शरावती जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। कहां से निकलती है? शिमोगा जिले से निकलती है, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2209 वर्ग किलोमीटर। शरावती जो है इसमें एक बहुत प्यारा जलप्रपात बना हुआ है। शरावती पर क्या बना हुआ है? जलप्रपात। और आपकी किताब को आप जब खोलोगे तो जब शरावती नदी पढ़ने के बाद एक कॉलम दिखेगा आपको, और उसमें लिखा रहेगा कि गरशोपा जो जलप्रपात है या जोग जो जलप्रपात है वो कहां है, अपने शिक्षक से पूछिए। तो जोग जो जलप्रपात है, जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं, कई जगह नाम थोड़ा अलग अलग मिल सकता है, गरसोपा जलप्रपात, इसका वर्तमान में जो नाम है वो महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया। क्या कर दिया? महात्मा गांधी जल प्रपात। बहुत सुंदर है, बहुत ही शानदार है और बहुत ही मस्त है। या मतलब ये अकेला जो है जलप्रपात नहीं है, ये जो गरसोपा या फिर ये जो जलप्रपात है, यहाँ 4 छोटे छोटे जलप्रपात है। कितने हैं? इन चारों को मिलाकर गरसोपा बोलते हैं। 4 जलप्रपात है यहाँ पे। फिर वो 4 कौन से हैं? तो सबसे पहले वाले का नाम हमने रखा राजा। अब राजा आया तो आपको पता है कौन आएगी? अगर राजा आया है तो कौन आने वाली है? अगर महाराणा प्रताप अगर आया है तो अजबदे आने वाली है। कौन आने वाली है? अजबदे। महाराणा उदय सिंह अगर आए हैं तो जयवंता आने वाली है। कौन आने वाली है? जयवंता आने वाली है। अरे राजा अगर आया है तो रानी आने वाली है, तो रानी आएगी। कौन आएगी? रानी। और राजा रानी जैसे आ जाते हैं तो हनीमून में निकल चलते हैं, हनीमून के लिए निकल जाते हैं। और हनीमून में जाने के लिए ये एरोप्लेन काम में नहीं लेते हैं, ये रॉकेट काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? रॉकेट। अरे हम जलप्रपात की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 4 जलप्रपात की बात कर रहे हैं जो जोग जलप्रपात में मिलकर जोग जलप्रपात का निर्माण करते हैं। सबसे पहले राजा जलप्रपात, फिर रानी जलप्रपात, फिर रॉकेट जलप्रपात। कौन कौन से? राजा, रानी, रॉकेट, जलप्रपात। यानी जलप्रपात ही जलप्रपात। कितने जलप्रपात? 4 जलप्रपात। किसमें? जोग वाले में। किसमें? जोग वाले में। अब कौन सा बचा एक? अब राजा रानी जैसे ही रॉकेट पे बैठे, रानी को लगा डर और रानी जो है वो रोने लगी। और एक और जलप्रपात हमें याद हो गया, रोरर जलप्रपात। कौन सा? रोरर जलप्रपात। यानी कि 4 जलप्रपात से मिलकर बना है कौन? जोग जलप्रपात। राजा, रानी, रॉकेट, रोरर। यहां तक याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कूंची कला है। कौन सा है? कूंची
कला, कूची कला कौन सा है भाई? कूची कला जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये कहाँ है? कर्नाटक में ही है। कहाँ है भाई? कर्नाटक में ही है। कौन से जिले में है? ये शिमोगा में ही है। जैसे ये शिमोगा में, ये भी शिमोगा में ही है, शिमोगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग 253 के आसपास है। तो ये कूची कला जो है कर्नाटक में, ये बहुत महत्वपूर्ण है और भारत का सबसे बड़ा है। किसका बड़ा है? सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या विश्व का जलप्रपात भारत में आता है? नहीं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, विश्व यानी पूरे वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा जल प्रपात एंजला है। कौन सा है भाई? एंजला। ये चुरुण नदी पर है। किस पर है? चुरुण नदी पर। कहां है भाई चुरुण नदी? तो ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला कंट्री में, वेनेजुएला में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कहां है? एंजला जलप्रपात है, जो चूर्णा या चुरुण नदी पर है। चूर्णा या चुरुण नदी भी जिसे कह सकते हैं, चूर्णा या चुरुण नदी पर। चूर्ण तो आप जानते, चुरुण नदी पर है वेनेजुएला जो जलप्रपात है। तो जो एंजला है वो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया, क्योंकि एंजला जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में, और ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। लेकिन भारत के सबसे बड़े अगर जलप्रपात की बात करें तो भारत का कूची कला जो जलप्रपात है, जो चूर्णा नदी पर है और वराही नदी पर है। वह जो चूर्णा, विश्व का जो है वो तो चूर्णा नदी पे, लेकिन भारत का कूची कला जो है वो वराही नदी पर है। किस नदी पर है? कूची कला जो है वो वराही नदी पर है। तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। एक बार इधर उधर हो गया था थोड़ा, लेकिन आपको सीधा सीधा कूची कला भारत का, एंजला विश्व का। कूची कला कहाँ है? तो भारत के कर्नाटक में। एंजला कहाँ है? तो वेनेजुएला में। एंजला किस नदी पर है? तो चूर्णा नदी पर। और कूची कला किस नदी पर है? तो वराही नदी पर। तो बहुत आसानी से दोनों जलप्रपात हमें याद हो जाते। तो फिर बताओ विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, और आपको बहुत आसानी से याद है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से लंबी नदी तो नील है, कोई दिक्कत ही नहीं है, माइंड में फिट कर लो कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील है। लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई? ये कौन सा सवाल आ गया? तो वो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है उसका नाम है अमेजन। क्या नाम है उसका? अमेजन। याद रखना है सबको, अमेजन है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। जलप्रपात क्या होता है सबको पता है, डेल्टा क्या होता है सबको पता है, एस्चुरी क्या होता है सबको पता है, द्रोणी क्या होता है सबको पता है। शायद द्रोणी के बारे में आपको नहीं पता है, तो थोड़ा सा द्रोणी को देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आपके सामने आएगा नदी द्रोणी। क्या शब्द आएगा? नदी द्रोणी। अभी बता दूंगा मैं थोड़ी देर बाद। तो ये द्रोणी क्या है? कुछ नहीं है, ये नदी चल रही है और ये समुद्र में जाकर गिर रही है। ये जो चलने की प्रक्रिया है ये नदी द्रोणी कहलाती है। बस बहुत सिंपल बात है ना। तो ये ज्योग्राफी के जो शब्द होते हैं ना, ये थोड़े डिफिकल्ट से दिखते हैं लेकिन इतने खतरनाक नहीं होते हैं। बहुत आसानी से, बहुत चुटकियों में और बहुत ही मस्त तरीके से ये याद हो जाया करते हैं। तो ये हमने देखा शरावती जो है कर्नाटक की नदी है। शरावती कहाँ की नदी है? कर्नाटक की। और शरावती का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, इसलिए शरावती में हमने और मैटर जो है मिक्स कर दिया कि राजा रानी रॉकेट रोरर और जलप्रपात है, और बहुत ही शानदार दर्शनीय स्थल ये है। लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात नहीं है। भारत का सबसे सुंदर तो है लेकिन बड़ा नहीं है, वो कूची कला है। और विश्व का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो एंजला है। यहां तक आपको बहुत आसानी से याद हो गया। आगे देखिए, गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। गोवा में क्या है? दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। गोवा में क्या? गोवा में तो जुआ खेलने वाले लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? मांडवी करने वाले लोग। मांडवी मतलब लूटपाट करने वाले लोग। याद कराने के लिए कह रहा हूं, कोई गोवा का हो तो ऐसे नाराज होकर नहीं बैठ जाना है कि सर आके दिखाना गोवा। जुआरी लोग कहाँ रहते हैं? गोवा में। और मांडवी करने वाले लोग कहाँ रहते हैं? गोवा में। तो दो नदियां याद हो जाती है। देखिए कैसे। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। एक का नाम है मांडवी, एक का क्या नाम है? मांडवी, और दूसरे का जुआरी। ये तो याद हो गई सर, बहुत आसानी से याद हो गई है ना, मांडवी और जुआरी।
यानी 10 नदियां तो आज हमने चुटकियों में याद कर ली, मजे मजे में, और आगे 5-4 नदियां कहाँ गिर रही है मैं आपको यूं ही याद करवाने वाला हूं। ठीक है, आप इन्हें मानचित्र पर रेखांकित कर सकते हैं। अब मानचित्र में गोवा खुद इतना सा ही दिखता है, अब कहीं भी आप लाइन कर देना गोवा में, है ना, क्योंकि छोटा सा ही दिखता है गोवा। तो ये मांडवी और जुआरी है कहां, आपको ये पता होना चाहिए। गुजरात की नदियां आपको 5 याद है। एमपी की एक नदी आई आपको याद है, क्या वैतरणा नाम था उसका, है ना, तो फिर भद्रा कहां की थी, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा गोवा की 2 नदियां हमने पढ़ी, कर्नाटक की जो शरावती उसकी भी हमने बात की। आप इन्हें मानचित्र में रेखांकित करने हैं। केरल की तट रेखा छोटी है, अब केरल छोटा सा ही दिखाई देता है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। ये अन्नामलाई पहाड़ी आपको पता है पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी पहाड़ी थी। जैसे केटू भारत की माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची है, वैसे अन्नामलाई भारत का जो ये पठारी क्षेत्र था ये वाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी थी अन्नामलाई, और इसी से निकलती है भरत पूजा। कौन निकलती है, भरत। किसकी पूजा करता है, पूजा की पूजा करता है भरत, है ना। तो भरत पूजा जो नदी है वो कहां की नदी है, ये सवाल पूछा जाएगा लाडले, इसलिए तुझे पता होना चाहिए ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। केरल की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी किस में पूछ रहे हो महाराज, भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रफल में पूछ रहे हो या फिर लंबाई में। जैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी क्षेत्रफल में पूछ रहे हो या लंबाई में, तो दोनों के नाम आते हैं। क्षेत्रफल का नाम आती है अमेजन का नाम आता है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी, और लंबाई का नाम आते ही नील अफ्रीका वाली का नाम है आता है, जबकि ये अमेरिका में है दूसरी वाली अमेजन, है ना। तो अन्नामलाई की पहाड़ियों से भरतपुजा नदी निकलती है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में। ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है या नहीं है, पढ़ने से पहले आपको कैसा लगता था जरूर बताना है। मैं आपके कमेंट सारे देखता हूं और मुझे जो बच्चा कमेंट करता है वो सबसे प्यारा लगता है। सारे बच्चे कमेंट जो करने वाले हैं उनके नाम भी मुझे याद है, अनामिका यादव, अशोक, है ना। तो ऐसे कुछ बच्चों के नाम मुझे याद है, और भी जिनके याद होंगे मैं बताऊंगा। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। किसको जान रहे हैं भाई, अब बड़ी नदी है तो क्या अपना निकनेम यानी घर का नाम भी रख लेगी। कौन सी नदी थी, भरतपुजा, जिसको क्या कहते हैं, पोनानी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोनानी, पोनानी, है ना। ये लगभग 5.397 यानी कि लगभग 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रवाहित करती है यानी बहाती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र से की जाती है। गलत बात है, शरावती के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कह रहा है तो अपन भी मान लेते हैं। शरावती में तो 4-4 जलप्रपात लेके बैठी थी, इसके पास कहाँ है। अब मुझे ये बताओ, शत्रुज जो नदी है और शरावती जो नदी है अलग अलग है क्या, अलग अलग है। कंफ्यूजन है नहीं रखना है, शरावती अलग है और शत्रुनिजी अलग है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी थी, अभी अभी तो याद की हमने। दूसरी कौन सी है, पेरियार। दूसरी कौन सी है भाई, पेरियार। ठीक है, इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5.243 वर्ग किलोमीटर है में फैला हुआ। आप देख सकते हैं कि यास्ता पूजा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है, यानी थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये बेचारी सेकंड नंबर पे आ गई और वो फर्स्ट नंबर पे आ गई। आगे बढ़ते हैं। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदियां पाबा है। केरल की नदियां हम याद कर रहे हैं और आपको बहुत आसानी से, देखो ये 3 नंबर वाली केरल की नदी पाबा, ठीक है। अब यहीं लेके आएंगे हम, 2 नंबर वाली को भी यहाँ लाएंगे और 3 नंबर वाली को। देखो 2 नंबर वाली इससे ही पहले थी जिसका नाम है पेरियार। क्या नाम है इसका, पेरियार। जैसे गुजरात की याद की थी ना हमने, वैसे इसकी याद कर लो, पेरियार। ठीक है, अब इससे थोड़ा पीछे हम चलेंगे पेरियार से, तो आपके सामने ये नदी आ गई। कौन सी थी, पोनानी। पोनानी का पहला नाम क्या है, पोनानी का पहला नाम भरत पूजा। क्या नाम है, भरत पूजा। क्या नाम था भाई, भरत पूजा। सर आप गिनती भूल गए क्या, 1 2 3। ये सारी नदियां कहां की है, केरल की। कहां की है भाई, केरल की। ठीक है ना। आधे बच्चे पढ़ते नहीं है, बस सर एक दिन क्लास नहीं आती तो हुड़दंग कमेंट बॉक्स में, है ना, सर क्लास नहीं आई, क्लास नहीं आई, क्लास नहीं आई। मेरी क्लास का कमेंट भी दूसरी क्लासों वाले पे भी चिपका देते हैं। कोई भी क्लास आती है उसमें भी कमेंट चिपका देते हैं। वो एक बार में ही नजर आ जाता है कि भाई हाँ क्लास नहीं आई, और कोई ना कोई वर्क होता है इसलिए कभी मिस हो जाती है, तो आप पीछे वाले देख लिया करो। इतना नाराज होने की कहाँ जरूरत है ना। भरत पूजा, पेरियार और पाबा केरल की महत्वपूर्ण नदियां हैं। कहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं, केरल की।
पाबा है जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर, लंबाई याद नहीं करना है, लंबा मार्ग तय करती है, वेबानाद झील में गिर जाती है। पावा जो कहां झील में गिर जाता है, पावा कहां गिर जाता है, झील में गिर जाता है पाबा, है ना। आगे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। क्या है भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण नदियां है। क्या है नदियां, ये कितने क्षेत्र में बहती है, इसकी बात हम करने वाले हैं और देखने वाले। क्या है, इस तरफ तो नदियों के नाम है और इस तरफ वो कितने वर्ग किलोमीटर में अपना जलग्रहण क्षेत्र कवर किए हुए हैं। तो आपको बताओ, चुटकियों में याद करा दूं, बिल्कुल आसानी से, और एक ही ट्रिक से आपको ये याद होने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ सामा। क्या लिखना है, सामा, डा का से भय पे, इसे याद हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको लिखना है मासा जो है, कौन, मासा। मासा जो है, मासा जी जानते हो रे, मासा जी वो होते हैं जो मौसी के हस्बैंड होते हैं ना। तो मासा ने डाका डाला, किस पे डाला, डाका। मासा ने डाका डालना मतलब लूटना। मासा ने डाका डाला, मासा ने डाका डाला किस पर, बपेश पर। किस पर, बपेश पर। यहां भूपेश नहीं है, बपेश पर। बस याद हो गया आपको। मासा ने, किसने डाका डाला, मासा ने। क्या डाला है, डाका डाला है, किस पर डाला है, बपेश पर। बस ये नदियां याद। मासा से क्या है, ये तो आपका मा, ठीक है, ये आपका क्या है, मा, ठीक है, थोड़ा सा आगे आगे ये, ठीक है, ये तो आपका मा, ठीक है, और ये आपका सा। तो मासा जी कंप्लीट, ये वाला क्षेत्र कंप्लीट। दो नदियां, नदी और जलग्रहण क्षेत्र की बात करें, नदियां सारी कहां गिरती है, पश्चिम में। देखो भरत पूजा और ये पेरियार, ये दोनों कहां की थी, अभी रिसेंटली हमने पढ़ी। शरावती हम पढ़ चुके हैं, कालिंदी हम पढ़ चुके हैं, डाडर गुजरात वाली हम पढ़ चुके हैं, माई साबरमती, तीन तो गुजरात की है, भरत पूजा पेरियार अभी हमने केरल में पढ़ी, तो ये कालिंदी वगैरह भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये नदियां तो हमने पढ़ ली है और ये पश्चिम क्षेत्र की है, फिर भी किसी को याद नहीं हो। वैसे मेरे हिसाब से हिस्ट्री की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन कोई बहुत कमजोर बच्चा हो, मेरी तरह कम पढ़ा लिखा, थोड़ा सा कम याद होने वाला, कम पढ़ा लिखा तो नहीं कह सकते, जिसको कम याद होता हो ना, डरना नहीं है। मैं भी पढ़ता था तो मुझे बहुत कम याद होता था, लेकिन मैं लगा ही रहता किसी चीज के लिए, पीछे लग जाता, उसके पीछे लग जाया करो आप भी, है ना, जरूर सफलता मिलेगी। तो ये बहुत आसानी से याद हो जाती है वैसे तो, लेकिन ट्रिक मैंने ऐसे बनाई ताकि आपको याद हो जाए कि मासा ने डाका डाल दिया बपेश पर, तो मासा से ये याद हो जाती है। अब डा से ये आपकी डाडर, का से आपकी कालिंदी, और आगे क्या है, भय से, ये भय से आपकी भरत पूजा, और क्या है, पै से आपकी पेरियार, और से आपकी शरावती। बताओ याद हुई कि नहीं हुई। अब यहां ये इतनी ट्रिक काम नहीं आई, जब हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर देखने वाले हैं थोड़ी देर में, उसमें ये बहुत अच्छे से काम करेगी ट्रिक। तो ये आपको समझ में आ गई कि ये सारी जो है पश्चिम की नदियां हैं। आगे बढ़े, अब छोटी सी बात हम करेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। ज्यादा नदियां नहीं है, बहुत कम नदियां हैं। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं, यानी ढेर सारी, लेकिन किसके साथ चली जाती है, बड़ी नदियों के साथ चली जाती है, पूर्व की ओर प्रभावित होती है। क्या इनमें से कुछ के नाम आप बता सकते हैं। कुछ छोटी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो क्षेत्र है इसकी बार बार हम बात कर रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र आते ही इसका मतलब हम पूर्व की बात कर रहे हैं या पूर्वी तट की बात कर रहे हैं, और अरब सागर की बात आते ही हम पश्चिम वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी हम सिंधु सागर की बात कर रहे हैं। क्या इनमें से कुछ के नाम आप बता सकते हैं। कुछ छोटी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सारी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। अब ये नदियां कौन सी है, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वाम साधारा, पेनर, पालार, वे गई। अब ये वैतरणी को लेकर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा, कभी कभी कोई नदी अपवाद होती है, जैसे वो नता, न से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो नर्मदा नदी हमने पढ़ी तो वो उल्टी चलती थी ना, तो ये वही उल्टी चलने वाली नदियों में से है ये। तो वैतरणी जो है चलती इधर है गिरती उधर है, तो कभी कभी कुछ नदियां अपवाद होती है, तो इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है। वाम सा धारा, पेनर, पालरा, स्वर्णरेखा और वैतरणी और ब्राह्मणी, ये नदियां आपको याद करनी पड़ेगी। स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण को सोना दे दो खुश हो जाता है ना, ऐसे कैसे ही इसको याद
कर लो। तो ये 5-4 नदियां हैं, पूर्व वाला ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें तो बहुत आसानी से याद हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें ज़्यादा नदियां थी और उनको हमने लिंक कर करके पढ़ा, अगर आपको समझ में आई हो तो। एटलस में इन नदियों को ढूंढे, यानी छोटा सा तो तट है, इसमें ढूंढ लो आप, लेकिन मैपिंग जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो मैं और बता दूंगा आपको, ठीक है। ये और आ गई स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, पेनर और पालरा। ये देखो, उसमें तो हमने लगभग 10 से 15 नदियां याद की थी, किसमें? पश्चिम वाले घाट में। लेकिन पूर्व वाले घाट में सिर्फ 5 नदियों के नाम याद करने हैं आपको, ये काम मैं आपको देता हूं। और वो मेरा सबसे प्यारा स्टूडेंट होगा जो आज कमेंट बॉक्स में याद करके लिखना, ऐसे नहीं कि देख के छाप दिया है ना, ऐसा नहीं, कमेंट बॉक्स में याद करके लिखेगा कि सर ये तो पश्चिम घाट की नदियां हैं और ये पूर्व घाट की नदियां हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप ये करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये नदियां आपको याद करनी है, इसमें मैं क्या ही समझाऊं आपको, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, पेनर और पालरा। आगे देखिए, तो ये आगे लिखा हुआ है थैंक यू तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सीधा तौर मन लगा के इस क्लास को देखा और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और 100 का टारगेट लेके चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही।